नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो 2025 में आपका एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होने जा रहा है। कब? 6 और 7 सितंबर को होने जा रहा है। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 4th प्रैक्टिस सेट नंबर है। और जो आपका लक्ष्य होना चाहिए स्कोर का भाई 80 प्लस का होना चाहिए। क्योंकि इतना स्कोर इसलिए आवश्यक है क्योंकि लेखपाल और BPO की काफ़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। उनके लिए जब आपका स्कोर अच्छा होगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे पैट के रैंक को। चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे यदि आपको PDF यदि फ्री पाना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक लगा दिया जाएगा। आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस सेट लगातार करवाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को। आज की श्रृंखला को पहला प्रश्न अपना आ चुका है और आपको कमेंट करके बताना कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी? तो ये किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल में बताया गया है? और जिसका प्रश्न का आपको जवाब आता है उसको कमेंट करते चलेंगे। तो ये बताया गया अनुच्छेद 3 में बताया गया है। बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन अन्य लोगों को प्राप्त नहीं हैं? तो कौन से वाला ऑप्शन आपका सही होगा? ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये देखिए कौन कौन से अधिकार हैं। 15, 16, 20, 21, 24 और 25 जो अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, अन्य किसी को नहीं प्राप्त हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक अधिकार अनुच्छेद 31। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस क्लास में आप लोग GK अर्थात सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्नों को आप लोग देखने जा रहे हैं। अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत ये शक्ति उसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 137 के अंतर्गत प्राप्त है। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे? ए वाला ठीक होगा, बी वाला, सी वाला या डी वाला? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो स्वतंत्रता अर्थात बोलने का अधिकार सभी को प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति हो वह स्वतंत्र है बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया है और यह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हटाया गया है आप कमेंट करके बताएंगे। और शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त है। इस तरह से जो आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है? तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसे बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? कमेंट करके आप लोग बताएं कि कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। कमेंट करके आप लोग बताएं फटाफट इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत की? आपको बताना है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी?
शिवालिक श्रेणी हो जाएगी। बी वाला जो आपका होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला है कि करेवा किस प्रजाति की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी है, तो इसका सही जवाब होगा केसर के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? जवाड़ी पहाड़ियाँ गुजरात। आपको इसका जवाब कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला इसका सही होगा या डी वाला सही होगा? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा विकल्प जो सही सुमेलित नहीं है? सांगला घाटी जम्मू कश्मीर। जो बी वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा, क्योंकि सांगला घाटी जम्मू कश्मीर में ना होकर के किस स्थान पर है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि इसमें पूछा गया सबसे पुराना वेद कौन सा है। कमेंट करें आप लोग, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपको इसका जवाब सही तरह से आता होगा। सबसे पुराना वेद है भाई आपका कौन सा होगा? भाई आपका हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा वेद हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, जो कि सबसे पुराना वेद है। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि किस वैदिक ग्रंथ में बड़ शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, अर्थात उसका उल्लेख मिलता है, सबसे पहले मिलता है। तो ये उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, क्योंकि जब ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है तो किसमें मिलेगा? इसी में तो ही मिलेगा। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, ऋग्वेद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? वैदिक नदियां दे रखी है सूची फर्स्ट में, और सेकंड सूची में दे रखी है आधुनिक नाम दे रखे हैं। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो कुंभा है, क्या कहते हैं? कुंभा कहते हैं। कुंभा का पुराना नाम क्या होगा? कुंभा का पुराना नाम होगा काबुल। और दूसरा है परुसणी, किसका नाम हो जाएगा? परुसणी हो जाएगा रावी नदी को कहते हैं, परुसणी कहते हैं रावी नदी। इस तरह से 2 और 3 आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा दूसरा वाला, और बी का हो जाएगा तीसरा वाला। ये कौन से वाले में? बी वाले ऑप्शन में है। इस तरह से जो आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वह कहाँ से लिया गया है? कमेंट करें आप लोग, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये वाला आप टिक कर देंगे, जो कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। किसे? गोपाल हरि देशमुख के लिए कहा जाता है। आपका जो यूपी पैट जो का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है, उसमें सेम आपके लिए इसी तरह के जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सामान्य ज्ञान के। इसलिए आप क्लास पर बने रहें। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को लाइक करते चलें, और हो सके अपने साथी लोगों में भी क्लास को शेयर कर दें। और इस क्लास की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1843 के एक्ट बिग ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलामी को बना दिया गया था। डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जो भारतीय कांग्रेस पार्टी थी, इसकी स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? A.O. होम के द्वारा की गई थी, जो कि ये प्रश्न 2021 में पैट के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो वो अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन था, जो कि 1924 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछा गया था, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? आपको बताना कि अशांति का जनक किसे कहा जाता है, ऐसा कौन सा भारतीय था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। के लिए कहेंगे या बीजी तिलक को या जी के गोखले को या महात्मा गांधी को कहेंगे? तो अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? अशांति का जनक कहा जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 21 से लिए गए ये संधि का क्वेश्चन है और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको हिंदी को देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं 21 क्वेश्चन देखते हैं। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। जो स्वागतम शब्द दे रखा है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? आपको संधि बताना है। इसमें संधि का प्रयोग किया गया एयर संधि। ये वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? आपको बताना कौन सा शुद्ध तरह से लिखा गया है। तो कौन सा जो शुद्ध तरह से लिखा गया भाई लिखा गया है अधिशासी। ये वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुल्लिंग दे रखे हैं, एक तरफ स्त्रीलिंग दे रखे हैं और इसमें आपको बताना सही कौन सा नहीं है। तो सही कौन सा नहीं हो जाएगा आपका? तो इसका आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा सही सुमेलित है। क्या पूछा गया? सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए आपको बताना चाहेंगे ए का जो संबंध है किसका? साहब का क्या हो जाएगा? मेम हो जाएगा। साहब का क्या हो जाएगा? मेम हो जाएगा। और आपका पिता का क्या हो जाएगा? पिता का क्या हो जाएगा? पिता का हो जाएगा माता हो जाएगा। पिता का क्या हो जाएगा? माता। और हाथी का क्या हो जाएगा? हाथी का हो जाएगा हथनी। और सांप का क्या हो जाएगा? सांप का हो जाएगा सांपनी। तो इस तरह से आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? जो ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया है कि स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम, जो कि ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है। और जो पैट का एग्जाम है ये भी कौन करा रहा है? यूपी ट्रिपल एससी पैट ही को कंडक्ट करा रही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना कि आग का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताएं कौन सा नहीं है, कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा व्योम। व्योम आग का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको बताना कमेंट करके जो व्योम है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। तो किसान क्रेडिट योजना कब लाई गई थी किसानों के लिए? ये लाई गई थी 1998 और 99 में लाई गई थी। ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है?
ये भी पैट में पूछा गया सवाल है। तो ये कहाँ स्थित है? एक जो कृषि है अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। इस तरह से डी वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? जो न्यूनतम मूल्य है इसका निर्धारण कौन करता है? इसका करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको बताना है कि जो नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है, जो नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? ये जाना जाता है अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? कागजी के लिए जाना जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। इस तरह से इसका सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन की सीमा को अलग करती है। तो कौन सी रेखा है जो भारत और चीन की सीमा को अलग करती है? तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगी? मैकमोहन रेखा। कमेंट करके बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 56 का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि WTO जिसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्योंकि मुख्यालय से संबंधित एक क्वेश्चन आपके पेपर में EPSS पैट के एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। क्योंकि जो इसका एग्जाम है 6 और 7 सितंबर को इसका एग्जाम होने जा रहा है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस साइड लगाएं और अपनी जहाँ कमी देखें उसे पूरा करें और अपना पैट स्कोर अच्छा करें। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यदि आपको जवाब आ रहा कमेंट कर दें। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो तब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इंटरपोल की इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। इसकी स्थापना की सॉरी साथियों, जो इंटरपोल की जो स्थापना की गई थी वह 1923 में की गई थी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है वियना में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। इसका आपको जवाब बताना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और अगला प्रश्न है IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इन दोनों का जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग बताना ना भूलें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या सलाह हो तब आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें।
क्योंकि आपके क्लास लाइक करने और चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना आप क्लास को शेयर करेंगे उतना ही आपके साथी लोग भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम की डेट क्लियर कर दी गई है कंडक्ट। जो आपका एग्ज़ाम होगा बाय 6 सितंबर को आपकी जो फर्स्ट पाली होगी वह 10 से 12 बजे के बीच होगी, और जो सेकंड पाली होगी वह 3 से 5 के बीच होगी, और जो 7 तारीख को पेपर होगा वही भी पाली आपकी 10 से 12 और 3 से 5 के बीच में आपका 2 दिन में एग्ज़ाम होगा, और 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें, आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छा स्कोर लाएं और लेखपाल और बीपीओ के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।